हाय एवरीवन, आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर डेली करंट अफेयर्स पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है लिथियम त्रिभुज, लिथियम ट्रायंगुलस किस महाद्वीप पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है लिथियम ट्रायंगल। चलिए देखते हैं लिथियम ट्रायंगल कहाँ पे है। लिथियम ट्रायंगल ये बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना ये तीनों देशों को मिलाकर ये ट्रायंगल का निर्माण करता है। ये पूरे में लिथियम का भंडार है, इसी को कहते हैं लिथियम ट्रायंगल। ये रहा दक्षिण अमेरिका का नक्शा है, ये मैप है। और यहाँ पे तीन देश बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। यहाँ पे जो ग्रीन जो स्पॉट दिख रहा है ये सारा लिथियम भंडार है। तो इसी लिथियम भंडार को पूरे तरह से एक ट्रायंगल के रूप में निर्माण किया गया, इसी को कहते हैं लिथियम ट्रायंगल। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। भारतीय प्रधानमंत्री हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान सहयोग पहल की शुरुआत की है, जिसका ध्यान महत्वपूर्ण अर्थात जो क्रिटिकल मिनरल्स होता है, विशेषकर लिथियम की पुनर्प्राप्ति और प्रसंस्करण पे प्रोसेसिंग पर केंद्रित था। लिथियम एक मुलायम जो सिल्वर सफेद क्षार धातु है, जो सबसे हल्का ठोस ये एलिमेंट के रूप में ये पाए जाते हैं। इसका सिंबल Li से होता है और एटॉमिक नंबर इसका 3 है, ये याद रखेंगे। इस पे पुरस्कार दिया गया था 2019 में रसायन विज्ञान जॉन बी गुडनाइफ और एम स्टैनली विंगटम और अकीरा योशिको को लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मान किया गया था 2019 में, इसे याद रखेंगे। लिथियम ट्रायंगुलर, जिसको लिथियम त्रिभुज के नाम से जानते हैं, प्रमुख लिथियम भंडार दक्षिणी अमेरिका के लिथियम त्रिभुज में केंद्रित है, जिसमें बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली जैसे 3 देश है। ये तीनों देशों को मिलाकर एक ट्रायंगल का निर्माण करता है। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो प्रोड्यूस करता है वो ऑस्ट्रेलिया है, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है वो चीन है, क्योंकि सबसे बड़ा उपभोक्ता भी चीन है। भारत में लिथियम का भंडार के बारे में जानते हैं। हाल ही में रियासी जम्मू कश्मीर, मांडवा कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में ये अन्वेषण किया जा रहा है लिथियम भंडार का। हाल ही में ये पता चला है रियासी जिले में कि भारत में बहुत बड़ा लिथियम का भंडार पाया गया। इसका उपयोग मनोचिकित्सा में की जाती है, लिथियम बैटरी प्रौद्योगिकी में की जाती है, परमाणु ऊर्जा में और लब्रिकांट्स के उपयोग के लिए की जाती है। वही नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के सक्षम बनाने के लिए भी इसका कार्बन न्यूट्रलिटी के रूप में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो लिथियम कितना इंपोर्टेंट हो जाता है लिथियम। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमार और जोमी जनजातियां मुख्य रूप से किस राज्य में रहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ये मणिपुर में रहने वाले ये हमार जोमी जनजातियां है, जो विशेषकर इस एक मणिपुर में रहते हैं। न्यूज में है हमार और जोमी जनजातियां के बारे में कि मणिपुर में हमार और जोमी जनजातियां नेताओं के निहाल की झड़पों के बाद चूरा चांदपुर में शांति बहाल करने के लिए सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की गई है। आपको पता है पिछले 2 साल से मणिपुर में यह हिंसक 2 समुदायों के बीच का हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही है और कई जाने इसमें गई, कई घायल हो गए, कई आवास क्षतिग्रस्त हो गए और बहुत सारे लोग अपने टेंट में रहने के लिए मजबूर है। हमार जनजातियां के बारे में जानते हैं। हमार जनजातियां सबसे चीन, कुकी, मिजो जातीय समूह से संबंधित है, इसे याद रखेंगे। चीन, कुकी और मिजो जाति जो समूह है, एथनिक ग्रुप, इससे समूह से संबंधित रखते हैं। वे भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों में से एक है। प्राकृतिक वास मणिपुर, खासकर मिजोरम, असम, उत्तरी कछार हिल्स में, वही त्रिपुरा, मेघालय, चटगांव पहाड़ी इलाकों के कुछ हिस्सों में वहां पे रहते हैं। इनके प्रमुख त्योहार है सिकपोई, रुकोई, इसे याद रखेंगे। प्रमुख त्योहार को याद रखेंगे सिकपुई, रुई। ये नृत्य और संगीत के साथ सामुदायिक बंधन का जश्न है, जो फसल कटाई के बाद का त्योहार मनाया जाता है। हमार जनजातीय के बारे में आवास ये झूम कृषि पर अभ्यास करते हैं, अर्थात ये झूम कृषि के साथ भी जीते हैं। आवास पहाड़ी की चोटियों पर लकड़ी के घर बनाकर रहते हैं। वही जोमी जनजाति के बारे में जानते हैं। जोमी बड़े जो जाति समूह का हिस्सा है। ये जो बड़े जो जाति समूह उसका हिस्सा है, जिसमें मिजो, कुकी और चीन समुदाय शामिल है। जोमी का अर्थ होता है जो लोग, इस शब्द को याद रखेंगे। जोमी का अर्थ होता है जो लोग। प्राकृतिकवास मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम में निवास करते हैं। वही बर्मा, चीन राज्य, संगाई डिवीजन और बांग्लादेश चटगांव हिल्स पर भी ये आसपास रहते हैं। ये मूल भारत और म्यांमार के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में सदियों से बसे हुए लोग हैं जोमी जनजाति। इसके प्रमुख त्योहार है चपचार कूट, जो झूम सफाई के बाद पारंपरिक नृत्य और देवताओं के साथ मनाया जाता है। सामाजिक पहचान का मुद्दा था कि अंग्रेज जो है इसे चीन का अपमानजनक शब्द का नाम दिया गया, जिससे ये बहुत ही ज्यादा चिढ़ते हैं, जबकि जोमी स्वयं को खुद को पहचान जोमी कहना पसंद करते। अगला सवाल है भारत का पहला पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया जा रहा है, किस शहर में? इसका सही जवाब हो जाएगा ये इंदौर में शुरू किया जा रहा है। भारत का पहला पीपीपी आधार पे ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का यह योजना शुरू की जा रही है।
ये भारत का पहला इंडियाज फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो इंदौर में लगाया जा रहा है। ये स्वच्छ भारत मिशन शहर के अंतर्गत इंदौर में भारत का पहला पीपीपी के आधार पर इसे लगाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य है कि ग्रीन वेस्ट को पर्यावरण अनुकूल उत्पादों में परिवर्तन करना और टिकाऊ अवशिष्ट प्रबंधन और वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देना। इसकी प्रमुख विशेषता के बारे में जानते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये साझी पार्टनरशिप की गई है। अवशिष्ट को लकड़ी के छर्रों, चूरा और जैव निम्नीकरण उत्पादों में परिवर्तन करना है और इसे अंतिम उत्पादक के रूप में पर्यावरण अनुकूल ईंधन, पैकेजिंग सामग्री और बायोडिग्रेडेबल प्लांट और उर्वरक के रूप में इसे बनाना है। ये अंतिम उत्पादक के निर्माण के लिए करना है। वही इसके प्रदूषण कम होता है क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार ऊर्जा संरक्षण में भी योगदान मिलता है। वही स्वच्छ भारत मिशन शहर के बारे में जानते हैं। इसे लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पे 2014 में लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इसका मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इसका उद्देश्य था सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करना और शहरी क्षेत्र में स्वच्छ बनाए रखना, पूरे शहर को स्वच्छ रखना। इसकी विशेषता था अवशिष्ट प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त करना, ओडीएफ, शहरों और स्वच्छ बुनियादी ढांचों पर ध्यान केंद्रित करना, लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लिंग विशिष्ट शौचालय का निर्माण करना। इसका अप्रत्यक्ष लाभ बेहतर स्वास्थ्य, स्कूलों में बालिकाओं को नामांकन में वृद्धि भी इससे हुई है। वही एसबीएम शहरी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0 और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के बारे में जानते हैं। ये जो इनिशिएटिव लिया गया था 2014 से 2019 तक सभी शहरों में खुले में शौच से मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वही इनिशिएटिव 2.0 लिया गया था जो 2021 में लॉन्च किया गया। ये 2025-26 तक 2400 पुराने लैंडफिल स्थलों को बायोरेमेडिएशन के लक्ष्य को हासिल करना है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार को खोज किया है? जो व्हाइट हाइड्रोजन जो लार्जेस्ट डिपॉजिट है, कौन सा देश खोज किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये फ्रांस के द्वारा इसे खोजा गया है। फ्रांस ने मोसेले क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है, जिसका अनुपातिक भंडार 46 मिलियन टन है और जिसका वर्तमान में इसकी कीमत है 92 ट्रिलियन डॉलर। इसका अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा भंडार है। मोसेले क्षेत्र है, ये मोसेले क्षेत्र, मोसेले रिवर के पास ये मोसेले क्षेत्र है। ये जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्ग ये तीनों देशों को सीमा साझा करता है। मोसेले रिवर्स के पास है। यहीं भी प्राप्त हुई है व्हाइट हाइड्रोजन, मोसेले क्षेत्र में ही प्राप्त हुई है व्हाइट हाइड्रोजन। मोसेले क्षेत्र जर्मनी, लग्जमबर्ग की सीमा के पास स्थित है, जो फेलिसलर मिट्टी के नीचे पाया गया। व्हाइट हाइड्रोजन जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला शुद्ध हाइड्रोजन है, नेट हाइड्रोजन है, जो भूगर्भिक प्रतिक्रियाओं के कारण भूमिगत रूप में पाए जाते हैं, जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। यह तब निकलता है जब खनिज पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है, तब व्हाइट हाइड्रोजन निकलता है। इसकी विशेषता जानते हैं कि शून्य उत्सर्जन अर्थात यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। यह औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकता के बिना ही स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से ही ये क्या रहता है, हाइड्रोजन के रूप में रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से बच जाता है। वही लागत कम होता है क्योंकि व्हाइट हाइड्रोजन उत्पादन की लागत मात्र $1 प्रति किलोग्राम होती है, जिससे यह अत्यधिक किफायती हो जाता है। वही रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत के बारे में समाप्त होने वाले जीवाश्म ईंधन के विपरीत यह व्हाइट हाइड्रोजन पृथ्वी के भीतर लगातार पुनर्जीवित होती रहती है, इसलिए इसमें भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, इसके सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा के रूप में भी और स्थिरता में भी इसके देखा जा रहा है। इसके महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सीमाएं भी है। अन्वेषण कठिनाई है क्योंकि भूविज्ञानिक स्थितियों के कारण भंडार का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, पर्यावरणीय जोखिम है। संभावित हाइड्रोजन रिसाव ग्रीन हाउस गैस न्यूनीकरण प्रयासों को बाधित कर सकता है। वही भंडारण परिवहन की चुनौतियां, क्योंकि यह अत्यंत कम द्रवीकरण तापमान अर्थात -253 डिग्री सेल्सियस और मजबूत पाइपलाइनों की आवश्यकता होगी इसे परिवहन करने के लिए और भंडारण इसको रखने के लिए और इसको यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये ज्यादा चुनौतियापूर्ण हो गया, बहुत महंगा कॉस्टली होगा ये। अगला सवाल है, उलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर में है उलर झील। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है उलर झील। उलर झील इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर झील है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील सुकरन और गाद का सामना कर रहा है, जिससे कश्मीर के घाटियों में गंभीर बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। उलर झील के बारे में जानते हैं, ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में श्रीनगर से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। नदी क्या है? नदी झेलम नदी के द्वारा पोषित है, इसके किनारे है। कश्मीर के घाटी में जल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
झील का निर्माण या टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण इसका निर्माण हुआ था। और झील की विशेषता के बारे में जानते हैं। भारत के सबसे बड़े ताजे पानी की झील के साथ साथ एशिया की दूसरी सबसे बड़े झील भी है, जो लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे याद रखेंगे। एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट है और इंडिया का लार्जेस्ट है। यह हरमुग पर्वत की तलहटी में 1580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां जैना लंक नामक एक कृत्रिम द्वीप भी जिसका निर्माण राजा जैनुल अबीउद्दीन ने किया था। इसे याद रखेंगे। कृत्रिम द्वीप है जैना लंक। कश्मीर घाटी के लिए प्राकृतिक बाढ़ अवशोषण बेसिन के रूप में काम करता है, क्योंकि जब बाढ़ आता है तो ये पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इसमें क्या हो रहा है, अभी सिकुड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है मानसून के महीनों में। यह समृद्ध जैव विविधता का घर है, जिसमें हिमालयी मोनाल, छोटे पंजे वाले ईगल, काले कान वाले चील और प्रवासी पक्षी भी शामिल यहाँ पे आते हैं। इस क्षेत्र में कुल मछली उत्पादक का 60% योगदान सिर्फ उलर झील का है, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि भी घोषित की गई थी, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस बात को हम याद रखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो भी हम वो मेंशन की है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाले हैं, तो आप याद रखेंगे उलर झील को ये कहाँ है, इसकी वर्तमान में क्या समस्या है, और इकोनॉमिकली और वहां के लिए प्राकृतिक रूप से कितने महत्वपूर्ण है, ये इसे याद रखेंगे। वही देखते हैं भारत में कौन कौन सा फ्रेश वाटर लेक है और कौन कौन सा सॉल्ट वाटर या ब्रैकिश लेक है। तो ज्यादातर भारत में फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन जो सॉल्ट वाटर लेक है वो बहुत कम है। जो सांभर लेक है ये कहाँ है, ये है राजस्थान में। वही यहाँ पे देख सकते हैं चिल्का लेक, ये क्या है, सॉल्ट वाटर लेक है, या उड़ीसा में है। वही आंध्र प्रदेश में है पुलिकट लेक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे है पुलिकट लेक। वही कलिवेली लेक है, तमिलनाडु में है। इस तरह से आप इस वीडियो को पॉज करके इस मैप को नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन कौन सा इंपोर्टेंट भारत का फ्रेश वाटर लेक है और कौन कौन सा सॉल्ट वाटर लेक है, किस किस राज्य में भी है। इस मैप के तहत आप अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और कल के करंट अफेयर्स को हम रिवीजन करते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था, रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये नई दिल्ली में 2025 में आयोजन किया जा रहा है रायसीना का डायलॉग का, इसका 10वां संस्करण। अगला सवाल है, कौन निम्नलिखित में जो कौन सा सिद्धांत भाषाई धर्मनिरपेक्षता का एक बेस्ट उदाहरण है। इसका सही हो जाएगा, सरकार और शिक्षा के लिए कई भाषाओं को मान्यता देना ही भाषाई धर्मनिरपेक्षता, अर्थात एक भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी सम्मान देना ही भाषाई धर्मनिरपेक्षता है। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। इसका सही जवाब है, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं भारत के सीएजी। अगला सवाल है, इंडो पैसिफिक महासागर पहल इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव किस वर्ष लॉन्च किया गया था। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा कुलशेखर पट्टिनम, तमिलनाडु में भारत का दूसरा स्पेस बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।